आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी में उतर रहे हैं जिसके काम ने उसे एक तरफ तो नोबेल पुरस्कार का उम्मीदवार बनाया। और दूसरी तरफ अपने ही देश में एक देशद्रोही भी। हाँ, सवाल यही है, क्या अलेक्जेंडर चिजेवस्की एक दूरदर्शी जीनियस थे जो अपने समय से बहुत आगे थे, या फिर एक छद्म वैज्ञानिक जो बस गलत समय पर गलत जगह पर थे? ये सवाल उनके पूरे जीवन पर छाया रहा। एक तरफ मतलब दुनिया भर के वैज्ञानिक उनके काम की तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ दूसरी तरफ उनके अपने देश की सरकार उन्हें खत्म करने पर तुली हुई थी। उनके विचार इतने कह सकते हैं इतने क्रांतिकारी थे कि वे एक राजनीतिक हथियार बन गए। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि, चित्रकार और यहाँ तक कि एक कैदी भी। सब कुछ थे वो। आज हम अलेक्जेंडर चिजेवस्की के काम की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि उनके विवादास्पद विचार क्या थे, उन्होंने हीलियोबायोलॉजी और एरो आयोनीकरण जैसे क्षेत्रों की नींव कैसे रखी, और क्यों उनके काम ने उन्हें सोवियत सत्ता के सीधे टकराव में ला खड़ा किया। चलिए सबूतों को देखते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि एक विचार कितना शक्तिशाली और खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे चर्चित और विवादास्पद काम से, हेलियोबायोलॉजी। ये विचार के सूरज की सतह पर होने वाली हलचल यहाँ पृथ्वी पर इंसानी क्रांतियों और युद्धों को प्रभावित कर सकती है। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा ज्योतिष जैसा नहीं लगता? हाँ, लगता है कि सितारों की चाल हमारे जीवन को कंट्रोल करती है। वैज्ञानिक समुदाय ने इस पर तुरंत सवाल क्यों नहीं उठाए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और उन्होंने बिल्कुल उठाए। चिज़ियावस्की के काम को जो चीज ज्योतिष से अलग करती है वो थी उनकी कार्यप्रणाली। अच्छा, वो भविष्यवाणियां नहीं कर रही थीं। वो कह रही थी, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, मेरे डेटा को देखो। उन्होंने हिस्टोरियोमेट्री नाम की एक तकनीक विकसित की जिसका मतलब है इतिहास को मापना। हिस्टोरियोमेट्री, ये सुनने में तो बहुत अकादमिक लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ घटनाओं को गिनना था या इसमें और भी कुछ था? नहीं, ये सिर्फ गिनने से कहीं ज्यादा जटिल था। उन्होंने 72 देशों का पिछले कई सौ सालों का इतिहास खंगाला। 72 देशों का? हाँ, फिर उन्होंने हर घटना को एक तीव्रता स्कोर दिया। मान लीजिए एक छोटा मोटा दंगा 1 अंक का हो सकता है, शहर में हड़ताल 3 अंक की और एक देशव्यापी क्रांति 10 अंक की। अच्छा। फिर उन्होंने इन सभी घटनाओं के अंकों को जोड़कर हर साल के लिए एक सामूहिक गतिविधि सूचकांक बनाया। अच्छा, तो उन्होंने इतिहास को एक तरह के ग्राफ में बदल दिया। बिल्कुल। और जब उन्होंने इस सूचकांक के ग्राफ को सूर्य के धब्बों यानी सनस्पॉट्स के 11 वर्षीय चक्र के ग्राफ के ऊपर रखा, तब क्या हुआ? नतीजा चौंकाने वाला था। दोनों ग्राफ लगभग एक साथ ऊपर और नीचे हो रहे थे। सच में? जिन सालों में सूरज पर गतिविधि चरम पर थी, उन्हीं सालों में पृथ्वी पर इंसानी उथल-पुथल का ग्राफ भी अपने चरम पर था। ये विजुअल सबूत इतना साफ था कि उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, मैं डेटा वाला हिस्सा समझ गया। ये एक मजबूत सहसंबंध दिखाता है, लेकिन फिर भी ये विचार कि सौर गतिविधि लोगों को ज्यादा बेचैन या आक्रामक बनाती है, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। क्या इसका कोई जैविक आधार था या ये सिर्फ एक अनुमान था? उस समय ये काफी हद तक एक सिद्धांत ही था और ये उनके काम की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक थी। वो ये नहीं कह रही थी कि सूरज क्रांतियां करवाता है। तो फिर क्या? उनका सिद्धांत ज्यादा सूक्ष्म था। इसे ऐसे समझिए जैसे सूखी घास का ढेर। किसी भी क्रांति के पीछे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण तो होते ही हैं, वो चिंगारी की तरह है। लेकिन चिज़ियावस्की का मानना था कि सौर गतिविधि उस घास को और ज्यादा सुखा देती है। अच्छा, मतलब आग लगने की संभावना बढ़ जाती है? तक नहीं है। हमारा सूरज भी इसमें किरदार निभा रहा है। हाँ। वाह। तो एक तरफ वो ब्रह्मांड के इतने बड़े पैमाने पर इतिहास और सूरज के संबंधों को देख रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी समय वो हमारे बिल्कुल करीब जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके अदृश्य कणों के रहस्यों में भी उतने ही डूबे हुए थे। ये सच में कमाल की बात है। ये पैमाने का बदलाव ही अपने आप में गजब है। उनका काम एरो आयोनीकरण पर भी केंद्रित था। ये क्या था? ये उनके काम का दूसरा बड़ा स्तंभ था। एरो आयोनीकरण का मतलब है हवा में मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले कणों यानी आयनों का जीवित प्राणियों पर पड़ने वाले शारीरिक प्रभावों का अध्ययन। आयन? चिज़ेवस्की का मानना था कि हवा सिर्फ गैसों का मिश्रण नहीं है, इसमें एक तरह की बिजली होती है जो हमारे स्वास्थ्य और व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है।
तो उन्होंने ऐसे परखा कैसे किया? जानवरों पर कोई प्रयोग किए? हाँ, उन्होंने चूहों और दूसरे जानवरों पर कई प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब जानवरों को नेगेटिव आयनों से भरपूर हवा में रखा जाता था तो वे ज्यादा फुर्तीले, सक्रिय और यहाँ तक कि थोड़े आक्रामक भी हो जाते थे। अच्छा। इसके उलट जब उन्हें पॉजिटिव आयनों से भरी हवा में रखा गया तो वे सुस्त, आलसी और थके हुए हो गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम ऑफिस में सुस्त महसूस करते हैं तो इसका दोष हमारे बॉस पर नहीं बल्कि एयर कंडीशनर से निकलने वाले पॉजिटिव आयनों पर हो सकता है? ये तो काम से बचने का एक बेहतरीन वैज्ञानिक बहाना है। कह सकते हैं, लेकिन चिज़ेव्स्की ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। इसी शोध के आधार पर उन्होंने चिकित्सा के इस्तेमाल के लिए दुनिया का पहला एयर आयनाइजर बनाया, जिसे चिज़ेव्स्की का झूमर कहा जाता था। चिज़ेव्स्कीज़ शैंडेलियर। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका शुरुआती इस्तेमाल अस्पतालों में नहीं बल्कि खेती में किया गया था। खेती में? वो देखना चाहते थे कि क्या आयनाइज्ड हवा मुर्गियों के अंडे देने की क्षमता या गायों के दूध उत्पादन को बढ़ा सकती है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक सिद्धांतवादी नहीं थे बल्कि अपनी खोजों को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहते थे। यह अविश्वसनीय है। तो अब हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्मांडीय घटनाओं को मानव इतिहास से जोड़ रहा है और साथ ही हवा के छोटे छोटे कणों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। वो एक चित्रकार थे, एक कवि और हमारे स्रोतों के अनुसार रूसी कॉस्मिज्म दर्शन के एक प्रमुख व्यक्ति भी थे। ये क्या था? ये किसी पंथ जैसा लगता है। पंथ नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली बौद्धिक आंदोलन जरूर था। अच्छा। रूसी कॉस्मिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं था, ये एक तरह का वैज्ञानिक आध्यात्मिक आंदोलन था। इसके मानने वाले, जिनमें चिज़ेव्स्की के करीबी दोस्त और रॉकेट विज्ञान के पिता कॉन्स्टेंटिन सोल्कोव्स्की भी शामिल थे। तोल्स्कोव्स्की? वाह। हाँ, वो मानते थे कि इंसान सिर्फ पृथ्वी के निवासी नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के नागरिक हैं। ब्रह्मांड के नागरिक? इसका क्या मतलब हुआ? उनका अंतिम लक्ष्य था मृत्यु पर विजय पाना, ब्रह्मांड में फैलना और यहाँ तक कि विज्ञान का उपयोग करके अपने पूर्वजों को पुनर्जीवित करना। वे मानते थे कि ब्रह्मांडीय ताकतें हमारे विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। तो इस बड़ी सोच के सामने? हाँ, इस बड़ी सोच के सामने चिज़ेव्स्की का यह विचार कि हम सूर्य से प्रभावित होते हैं बिल्कुल फिट बैठता था। यह इस बात का सबूत था कि हम पहले से ही ब्रह्मांडीय ताकतों से जुड़े हुए हैं। और उनके इन विचारों को रूस के बाहर भी पहचान मिल रही थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1930 के दशक में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सम्मान मिला। हाँ, बिल्कुल। उन्हें न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। 1939 में उन्हें न्यूयॉर्क में हुई बायोफिजिक्स की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का मानद अध्यक्ष बनाया गया। मानद अध्यक्ष? कहा जाता है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। वो अपने करियर के शिखर पर थे। दुनिया उन्हें एक दूरदर्शी वैज्ञानिक मान रही थी। तो वो अपने करियर के शिखर पर थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, और फिर सब खत्म हो गया सिर्फ एक विचार के लिए। उनके अपने ही देश में कहानी इतनी अलग क्यों थी? यहीं पर विज्ञान और विचारधारा का वो घातक टकराव होता है। सोवियत संघ का आधिकारिक दर्शन मार्क्सवाद लेनिनवाद था। इसके अनुसार इतिहास की हर घटना वर्ग संघर्ष का नतीजा है, यानी मजदूरों का पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष। और 1917 की रूसी क्रांति को? उसको इसी वर्ग संघर्ष की सबसे बड़ी जीत माना जाता था। और चिज़ेव्स्की का सिद्धांत इस पूरी कहानी पर सवाल उठा रहा था। मतलब अगर क्रांतियां सूरज के धब्बों से भी प्रभावित हो सकती हैं, तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका रह जाती है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही खतरनाक विचार माना गया। अगर लोगों के कार्यों को ब्रह्मांडीय ताकतें नियंत्रित कर सकती हैं, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के इस दावे को कमजोर करता था कि वे इतिहास की दिशा को नियंत्रित कर रहे हैं। मतलब उनके काम को राजनीतिक विध्वंस के रूप में देखा गया। हाँ, स्टालिन को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रूसी क्रांति के पीछे लेनिन और बोल्शेविकों के अलावा सूरज का भी हाथ हो सकता है। और इसके परिणाम भयानक थे। 1942 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उन्हें सोवियत विरोधी प्रचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। असल में उनका अपराध सिर्फ उनके वैज्ञानिक विचार थे। उन्होंने 8 साल एक मजबूर श्रम शिविर यानी गुलाग में बिताए। 8 साल? ये सोवियत संघ के सबसे क्रूर जेल शिविरों में से एक था, जो उत्तरी यूराल पहाड़ियों की बर्फीली दुनिया में स्थित था। 8 साल गुलाग में, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या उनके वैज्ञानिक काम पर इसका कोई असर पड़ा? पड़ा, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा सोवियत अधिकारी चाहते थे। गुलाग की अमानवीय परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। अच्छा।
सूत्रों के अनुसार गुलाग में भी उनका वैज्ञानिक मन शांत नहीं बैठा। उन्होंने वहां भी कैदियों के स्वास्थ्य, उनके मूड और बदलते मौसम के बीच संबंधों पर नजर रखी। अपने दिमाग में डेटा इकट्ठा करना जारी रखा। मतलब उन्होंने अपनी कैद को भी एक लैब में बदल दिया। हाँ, यह उनके जुनून का सबूत था। ये तो अविश्वसनीय है। तो इतने सालों की कैद और फिर निर्वासन के बाद उनका क्या हुआ? क्या उनके काम को कभी वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? हाँ, लेकिन बहुत देर से और बहुत धीरे धीरे। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में थोड़ी नरमी आई। उन्हें 1958 में निर्वासन से पूरी तरह रिहा किया गया, लेकिन असली सम्मान तब मिला जब 1962 में उनकी मृत्यु से सिर्फ 2 साल पहले उन्हें आधिकारिक तौर पर पुनर्वासित किया गया। पुनर्वासित मतलब सरकार ने माना कि उनके खिलाफ आरोप झूठे थे। हाँ, बिल्कुल। उनका नाम पूरी तरह से साफ कर दिया गया। न्याय मिला, लेकिन लगभग पूरी जिंदगी गुजर जाने के बाद आज के समय में उनके काम को किस नजर से देखा जाता है? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा बन के रह गया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि आज उनका काम पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आज हमारे पास स्पेस वेदर या अंतरिक्ष मौसम का पूरा क्षेत्र है जो सौर गतिविधि के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। सही बात है। हम जानते हैं कि सौर तूफान हमारे सैटेलाइट्स को खराब कर सकते हैं, पावर ग्रिड को ठप कर सकते हैं, संचार प्रणालियों में बाधा डाल सकते हैं। हाँ, और चिज़ेव्स्की इस क्षेत्र के अनौपचारिक पितामह माने जाते हैं। तो उन्हें अब औपचारिक तौर पर भी सम्मान दिया जाता है? निश्चित रूप से। यूरोपीय अंतरिक्ष मौसम और अंतरिक्ष जलवायु संघ, जो इस क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन है, हर साल अंतरिक्ष मौसम में असाधारण योगदान के लिए अलेक्जेंडर चिज़ेव्स्की मेडल प्रदान करता है। वाह! ये उनके काम को दिया जाने वाला शायद सबसे बड़ा सम्मान है। और रूस के कलुगा शहर में जिस घर में वह रहते थे, वो अब चिज़ेव्स्की विज्ञान केंद्र है, जो उनके दोस्त और गुरु कॉन्स्टेंटिन सोलकोव्स्की के संग्रहालय का हिस्सा है। बिल्कुल। तो उनकी विरासत न केवल अकेडमिक जगत में बल्कि सार्वजनिक स्मृति में भी जिंदा है। तो आज हमने अलेक्जेंडर चिज़ेव्स्की की असाधारण कहानी की परतों को खोला। एक वैज्ञानिक जिसने सूर्य की गतिविधि और मानव इतिहास के बीच एक साहसी और विवादास्पद संबंध का प्रस्ताव रखा। एक अन्वेषक जिसने हवा के अदृश्य आयनों के हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया और पहला एयर आयोनाइजर बनाया, जो आज हमारे एयर प्यूरिफायर का पूर्वज है। हाँ, और एक ऐसा विचारक जिसे अपने समय की राजनीति ने क्रूरता से दंडित किया, लेकिन जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना मजबूत था कि वो गुलाग की कैद भी झेल गया और आज भी विज्ञान की दुनिया में न केवल जीवित है बल्कि फल फूल रहा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े विचार अपने समय से इतने आगे होते हैं कि दुनिया को उन्हें समझने और स्वीकार करने में दशकों लग जाते हैं। बिल्कुल। और चिज़ेव्स्की का काम हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हम जलवायु परिवर्तन और अपने पर्यावरण के प्रभावों के प्रति इतने जागरूक हो रहे हैं, जहां हम ये समझने लगे हैं कि पृथ्वी पर सब कुछ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, तो क्या हमें ये भी विचार करना चाहिए कि शायद ये जुड़ाव सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है? क्या ब्रह्मांड की बड़ी ताकतें, जैसे हमारे अपने तारे की लय और धड़कन, हमारे सामूहिक व्यवहार और हमारे समाज को उन तरीकों से आकार दे सकती हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना जरूरी है। शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मांड का हिस्सा हैं,